हैं, हम उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा टल गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समय न मिलने के कारण यह दौरा टला है। सूत्र इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीएम के दिल्ली दौरे के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी भी कर ली थी और आखिरी मौके पर सीएम का दिल्ली दौरा टल गया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि 27 जून के बाद ही सीएम शिवराज दिल्ली जा पाएंगे, अगर आलाकमान वक्त देता है तो, क्योंकि 27 तक सीएम का शेड्यूल बुक है। कहां कहां उनको जाना है वो पूरा शेड्यूल तैयार है। हैदराबाद जाना है उनको, मैसूर जाना है, और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैसूर और तिरुपति बालाजी सीएम जाएंगे, उसके लिए पहले से तैयारी हो रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल रैली के बाद सीएम हैदराबाद जाएंगे। सीएम शिवराज ने दिन में 2 बार आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है, पहले मंत्रालय में और फिर अब से कुछ देर पहले अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई है, तो पेंच फंसा हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर तब जबकि विष्णुदत्त शर्मा ये बयान देते हैं कि सारे मसले सुलझा लिए गए हैं, तो अगर सत्ता संगठन में यहां सब कुछ फाइनल हो गया है, तो फिर क्या सिर्फ आला कमान से वक्त मिलने का ही इंतजार है या फिर कुछ और भी है जो अभी फंसा हुआ है? चौधरी राकेश चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश दिवेकर जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी आपका बहुत स्वागत है, गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हरीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गोपाल जी आपसे। गोपाल जी, पहले तो मैंने सोचा था मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि क्या वजह है मंत्रिमंडल विस्तार में इतना देरी क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, लेकिन फिर अचानक मेरे मन में एक सवाल इससे बड़ा आया, और वो ये कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 4 बार के मुख्यमंत्री, इतना बड़ा कद, और ऐसे नेता को बार बार आला कमान से मिलने का वक्त अगर नहीं मिल रहा है तो फिर किसको मिलेगा सर? अब देखिए, ये प्रश्न आपने जो किया है मुझसे, इसका उत्तर मेरे योग्य नहीं है। इसका ये प्रश्न आपको जिनका आप नाम ले रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से या फिर हाई कमान से, जिनसे उन्हें मिलना है, आप एक बार उनसे करें तो शायद आपको सही उत्तर मिल जाएगा। मैं कोई कयासबाजी में विश्वास नहीं करता और ना किसी बात का अनुमान करता हूं, और इस कारण से कोई प्रामाणिक, विश्वसनीय और सही जवाब आपके लिए मिलेगा तो संबंधित व्यक्तियों से ही मिलेगा। गोपाल जी, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, लेकिन अगर वांछित सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो मुझे आपके बारे में चिंता होगी। फिर शिवराज तो आपके मित्र भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, साथी भी हैं, आपको कहीं से कुछ तो कहना चाहिए सर इस पर। अब कुछ व्यस्तताएं रही होंगी या मजबूरियां रही होंगी, उनके बारे में आंतरिक रूप से जानता नहीं। मैं तो गांव देहात का आदमी हूं और अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार हूं, और लंबे वक्त से 4-5 महीने से मेरा दिल्ली जाना हुआ नहीं। इस कारण से मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो अपने क्षेत्र की लोगों की सेवा में मस्त हूं। ठीक, गोपाल जी कहते हैं वैसे शहर का आदमी पैसे के पीछे भागता है और गांव के आदमी को अपना सम्मान प्यारा होता है, मान सम्मान की बहुत चिंता करता है। खैर वो मसला फिर उसी पर अटक कर रह जाएगा, उस पर आऊंगा मैं। तो है राकेश जी, आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, 4 बार दिल्ली जाते जाते रह गए सीएम शिवराज। कहते हैं दिल्ली दूर नहीं, एक सियासी नारा है, लेकिन यहां सीएम के लिए, बीजेपी के लिए दिल्ली इतनी दूर क्यों है? पहले तो मैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी, चूंकि मेरे सामने है आसिफ भाई जी, ये विधानसभा में भी मेरे वरिष्ठ हैं, उम्र में भी वरिष्ठ हैं, और आप शिवराज सिंह जी की बात कर रहे हैं, उनसे भी वरिष्ठ हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी और हम 1990 में विधानसभा में पहली मर्तबा पहुंचे। वो आदरणीय गोपाल भार्गव 85 से पहले से विधानसभा में थे। उनका बड़प्पन है, वो अपने आप को किसान बता रहे हैं, छोटी जगह का बता रहे हैं, लेकिन मेरे लहजे में, मेरे विचारों से उनका एक कद अलग है और उनकी सीनियरिटी अलग है। आपने दूसरा जो प्रश्न किया है उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ। और शिवराज सिंह जी किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाए गए, कोरोना उस समय बहुत तेजी से था,
मध्य प्रदेश में अन्य लोग भी, हमारे कई भाई थे, नरोत्तम मिश्रा जी थे, गोपाल भार्गव साहब थे, उस समय तक तो वो नेता प्रतिपक्ष भी थे, विधायक दल के भी नेता थे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय किया गया और किसी को मौका न देते हुए शिवराज सिंह जी जैसे व्यक्ति को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज सिंह जी लकीर के फकीर हैं और बीजेपी में वही आदमी चाहिए, इन जैसा बेबाक नहीं चाहिए, आदरणीय गोपाल भार्गव जी जैसा लकीर का फकीर चाहिए, अपने तरफ से कोई मस्तिष्क का उपयोग नहीं करे। अब देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए लोगों को ये समझना चाहिए। मैं तब से हिसाब लगा रहा हूँ राकेश जी, ये आप गोपाल जी की मजबूरियां गिना रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन खैर मैं आपके पास आऊंगा राकेश जी। इस वक्त सीधा बीजेपी दफ्तर चल रहे हैं, आपको बहुत हलचल वहां पर आज पूरे दिन रही है। संदीप भमरकर मेरे सहयोगी लाइव वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब से कुछ देर पहले सीएम पहुंचे थे, उसके बाद कुछ सुबुगाहट, कुछ अपडेट है क्या उधर से? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद में वीडी शर्मा और सुहास भगत एक कमरे में बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान अब प्रभात झा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत अहम चर्चा होनी है, अलग अलग सीनियर लीडर्स को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है। मसलन जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो विस्तार में कौन किस दल के, किस इलाके के लोगों को साध रहा है, कौन इसे मना रहा है, ये प्रभात झा, वीडी शर्मा, सुहास भगत जैसे लोगों से बातचीत करने का काम कर रहे हैं। तो अभी अंदर वही चर्चा चल रही है। लेकिन जिस तरह से आज शाम को मुख्यमंत्री को जाना था और अभी तक नहीं गए हैं, तो जो दौरा टलता हुआ नजर आ रहा है, इससे साफ नजर आता है कि अब कहीं संदेह के बादल छाए हुए हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में आगे क्या रणनीति बनाई जाए, क्या किया जाए, इसी को लेकर मंथन अंदर चल रहा है, अभी चल ही रहा है। तस्वीरें मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। अंदर कमरे में बैठे हुए हैं सभी लोग, सारे लीडर्स बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और बीजेपी में जब इस तरह से अंदर की बैठकों में एकांत चर्चा, बेवक्त की चर्चा, बिना प्लान की चर्चा होती है, तो इसका मतलब यह है कि बदली हुई परिस्थितियों में रणनीति तैयार करने की कोशिशें हो रही है, वो अभी भी हो रही हैं। सभी लोग जानते हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार को जल्द से जल्द नहीं किया गया तो कितना बड़ा तूफान आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, असंतुष्ट और नाराजगियों की लिस्ट है, नेताओं को मनाने का सिलसिला है। बीजेपी डिसिप्लिन में रहना जानती है और इनडिसिप्लिन जहां भी होता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाता है। तो इस वक्त में सरकार को बचाने का भी मसला है। अगर कोई खिमा, असंतुष्ट, नाराज हो सकता है तो कहीं बिगड़ी हुई परिस्थितियां और ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है और बीजेपी के सारे दिग्गज इस वक्त में इस मध्य प्रदेश के इस प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। रणनीति, चूंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए रणनीति तैयार होने में भी देरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। मौसम से सियासत का सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। भूकंप को अगर आप दबाएंगे तो सुनामी आ जाएगी। सरकार बचाने के चक्कर में सब कुछ बचाकर रखना ये भी चुनौती है। लेकिन इस बीच तब जबकि गोपाल भार्गव जी ने एक बयान दिया अभी कुछ देर पहले कि 7-8 महीने हो गए दिल्ली नहीं गए, तो उसमें दिल्ली गए नहीं है कि बुलाए नहीं गया, अब ये भी एक चिंता का प्रश्न है। और गोपाल जी आजकल दिल्ली क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, 31 मई को सरकार बन जाएगी, माफ कीजिए मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इस तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री तारीखें दे चुके हैं मीडिया पर, सार्वजनिक तौर पर। उसके बाद अचानक अनुमति नहीं मिलती और मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जा पाते, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाता। आसिफ, देखिए, वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं बड़े सधे हुआ बोलते हैं और वही बात करते हैं जो मतलब नपी तुली बात करते हैं। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है वो 4 बार बोल चुके हैं मीडिया के सामने कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी हो रहा है, उनका प्लान तैयार होता है, मध्य प्रदेश भवन में उनका हाउस इंस्टीट्यूट तैयार होता है और पूरी तारीख तैयार होती है, प्रोटोकॉल तय होता है। यहाँ से दिल्ली तक खबर होती है शिवराज जी आ रहे हैं और देर शाम को खबर आती है शिवराज जी का दौरा टला। इस बार भी वही हुआ जो उम्मीद थी, सुबह हम कयास लगा रहे थे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो उनको हरी झंडी नहीं दे रहा है। इस समय मांग रहे हैं बार बार, शिवराज जी चाहते हैं कि समय मिल जाए और जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। उसकी मुख्य वजह है कि भाजपा के अंदर अब जो असंतोष की बातें आ रही हैं अब वो बड़े स्तर पर सामने आने लगी हैं और जिस
तरह की अभी राज्यसभा चुनाव पहले भी कुछ विंध्य के नेता, इसमें अब मैं बताना चाहूंगा आसिफ कि इसमें 2 क्षेत्र जो हैं, इंदौर और विंध्य, ये 2 क्षेत्रों से ज्यादा असंतोष की बात आ रही है। यहाँ पर बैलेंस करने मुश्किल हो रहा है भाजपा को। विंध्य में एक जैसा 24 विधायक जो हैं एकजुट हो चुके थे, बैठक कर चुके थे, और अभी राज्यसभा चुनाव पहले भी बताया गए, गोपीलाल जाटव ने जिस तरह क्रॉस वोटिंग की, भाजपा को एक संकेत मिल गया कि नाराज है दलित। जिस भाजपा दलित की बात करती, दलित ने ही क्रॉस वोटिंग कर दी, दूसरे दलित ने एक वोट गलत डाल दिया। तो भाजपा को लग रहा है कि अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं हुआ, अभी तो पता ही नहीं कौन कहां जा रहा है। तो अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ऐसे में कहीं कोई ऐसा बड़ा खेमा नाराज ना हो जाए, बड़ा असंतोष ना हो जाए जिस तरह से कांग्रेस सरकार गिरी है। ऐसा ना हो कि फिर भाजपा के टूट के लोग चले जाए, कांग्रेस को कोई मौका न मिल जाए। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है, फूक फूक के कदम रख रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जी बड़े आत्मविश्वास से लबरेज हैं, वीडी शर्मा प्रदेश आत्मविश्वास लबरेज है, कहीं कुछ नहीं होगा और बार बार ये समय मांगते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। वो देखो और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मतलब आत्मविश्वास से लबरेज ना हो यहाँ तो हरीश जी इस वक्त और बड़े नेता कर भी क्या सकते हैं? सब कुछ हरा हरा दिखाने की बजाय और कर भी क्या सकते हैं? हाथ तो सियासत में इतनी जल्दी कोई खड़े करता नहीं। मैं गोपाल जी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। गोपाल जी, आपने कहा 7-8 महीने हो गए दिल्ली आप गए नहीं, इस बीच में तो सरकार बदल गई, पलट गई, नई सरकार भी बन गई। सर आप गए नहीं, वहां से बुलाया नहीं, फिर खबर यह आती है कि गोपाल जी इतने जो एक्टिव और इतने सीनियर विधायक हैं उनको अब कह दिया क्योंकि आप ज्यादा सीनियर है तो आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाइए। तो गोपाल जी कहते हैं नहीं मुझे अध्यक्ष नहीं बनना। ये भी खबरें आई बीच में। तो जितने सीनियर, और आज ये खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आला कमान और प्रदेश संगठन ये चाह रहा है कि युवाओं को मौका दिया जाए। ऐसे में गौरी शंकर बिसेन साहब बड़े सब्र के साथ देख रहे हैं चीजों को। आपके गिरीश गौतम साहब वो कहते हैं इस बार नहीं बनाया तो कब बनाएंगे? कहीं वो फिर 75 और 70 वाला फॉर्मूला ना लगा दें। वरिष्ठों की अनदेखी हो रही है क्या? नहीं, देखिए हमारे यहाँ वरिष्ठों की अनदेखी का तो प्रश्न ही नहीं है। जिसकी जो पात्रता होती है, जिसको जो अनुभव होता है, पार्टी उसका उपयोग करती है, संगठन में भी करती है, सरकार में भी करती है, या फिर अन्य दायित्वों के रूप में भी करती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार के मैं रिवोल्ट या मैं कहूं कि किसी प्रकार की टूट फूट का विषय है तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पार्टी इतनी अनुशासित रही है हमेशा। मैंने पहले भी कहा कि कई बार हम लोगों ने इस बात की परीक्षा ली है और हमेशा खरे उतरे हैं कि पार्टी का कोई भी विधायक कितनी भी असहमति क्यों ना हो, लेकिन कभी भी पार्टी के साथ में विश्वासघात नहीं करता। तो हम लोगों में तासीर नहीं है विश्वासघात करने की। और जिनका जितना कद है, मुझे लगता है जितना अनुभव है, पार्टी उनको सम्मान देगी, क्योंकि ये जो कार्यकाल है विधानसभा का, मैं व्यक्तिगत रूप से मान के चलता हूं कि ये हमें बेहतर से बेहतर करने की आवश्यकता देता है। और इसलिए भी क्योंकि जिस प्रकार की राज्य की वित्तीय स्थिति है, जिस प्रकार से कोरोना फैला है, जिस प्रकार से जिलों में कसावट की आवश्यकता है, व्यवस्था मशीनरी के लिए भी कसावट की आवश्यकता है, और प्रशासनिक मशीनरी के लिए भी, और राजनीतिक, क्योंकि एक दल हमसे मिला है, एक घटक हमसे मिला है। तो इस कारण से बहुत आवश्यक है कि अनुभवी लोगों के अनुभव का लाभ पार्टी उठाए। पार्टी उठाएगी निश्चित रूप से। हमारा नेतृत्व बहुत समझदार है। मैं मान के चलता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई कयासबाजी करना बिल्कुल भी प्रासंगिक भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। गोपाल जी कह रहे हैं आला कमान बहुत समझदार है, लेकिन कार्यकर्ता भी बहुत समझदार है। और गोपाल जी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको एक चिंता सता रही है, और चिंता ये सता रही है कि 20 जुलाई से तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है और अब तक किसी अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो गोपाल जी का नाम ही आगे बढ़ा दें, वो चिंता उसको भी सता रही है। हर किसी की अपनी चिंता है। खैर राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। सियासत में परिभाषाएं अपने हिसाब से गढ़ ली जाती हैं, उनको मोल्ड कर दिया जाता है। बीजेपी का कोई विधायक वादा खिलाफी नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता, लेकिन अगर कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी चले जाएं तो इसका मतलब फिर सरकार निकम्मी थी, विधायकों का कोई दोष नहीं। आसिफ जी, आपने संवैधानिक बात और जिस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं जरूर आपका 1 मिनट लेना चाहता हूं। अव्वल तो ये कि पूरा राइट माननीय मुख्यमंत्री का होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, पार्टी से क्लियरेंस ले लें। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने कमजोर और लुंज पुंज हैं कि कई बार कहने के बाद भी वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। मेरी नज़र में संवैधानिक दृष्टि में
अगर आप चुने हुए नुमाइंदा को अगर मंत्री नहीं बनाएंगे, या तो आपके पास चुने हुए एमएलएस नहीं हो, और अगर आप इस्तीफा दिए हुए एमएलएस को मंत्री बनाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। और मैं उन 106 और 7 एमएलए जो चुने हुए हैं बीजेपी के, मैं ये मानता हूं कि उनमें ज़र्फ नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है कि आप बिना सदन में सदस्य के आप मंत्री बनाना चाहते हैं, और जो चुने हुए नुमाइंदा हैं उनको आप दरकिनार करना चाहते हैं। संविधान को अगर लकवा मारने की स्थिति में कहूं, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, संविधान से पढ़ा लिखा हूं, मैं पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का जानकार हूं। मध्य प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में, मध्य प्रदेश की सरकार में चुने हुए एमएलए होने के बाद भी ऐसे लोगों को मंत्री बनाने की कवायद की जा रही है जो इस्तीफा देके घर बैठे। राकेश जी, एक छोटा सवाल मेरे मन में है, दर्शक भी वही सवाल आपसे जानना चाहते होंगे। इसी कसौटी पर दीपक सक्सेना की सीट छुड़वाकर कमलनाथ जी को चुनाव लड़वाया गया था, तो उस वक्त भी सर आपके कई एमएलए थे, ये इससे अलग है क्या केस जो आप बता रहे हैं? नहीं, देखिए, जब कोई नुमाइंदा अगर मुख्यमंत्री बनता है किसी दल का और वो सदस्य नहीं है और कोई ऐसी सीट नहीं है तत्काल में कि जहां चुनाव होना हो, तो उसका समर्थक अपनी सीट से इस्तीफा देके और मुख्यमंत्री के लिए सीट ऑफर करता है। ऐसा जब से संविधान बना है तब से ऐसा होता आया है। वो अलग विषय है और ये विषय अलग है। अगर आपके पास चुने हुए नुमाइंदा नहीं हो, जैसे भार्गव जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा अनुशासन है, कोई अनुशासन नहीं है। अडवाणी जी की जगह घर बैठा दिए जाओगे उम्र के साथ। अगर आप में ज़र्फ नहीं है, आप में बोलने की ताकत नहीं है, आप संवैधानिक बात नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते कि हम चुने हुए। अरे तो राकेश जी, आप यही तो कह रहे हो कि गोपाल जी ये सब करते हैं इसीलिए तो साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं। मैं गोपाल जी का कह रहा हूं ना, मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं कोई ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूं उन्हें कोई राजनीति में दिक्कत जाए। लेकिन हाँ, गोपाल भार्गव जी मीडिया में कुछ बोले ना बोले, लेकिन व्यक्तिगत तौर से वो जितने खुले मिजाज के व्यक्ति हैं, जितने जिंदा दिल हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। ठीक, गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी, कार्यकर्ताओं में एक संदेश जा रहा है बहुत बड़ा, एक मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बात पचाने बड़ा मुश्किल है कि शिवराज 4 बार दिल्ली से या 3 बार दिल्ली से अगर वक्त मांगे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को 4 बार के मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को अगर वक्त ना मिले, तो कहीं ऐसा ना हो ये नूरा कुश्ती चल रही हो सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द पहले मानसून सत्र हो जाए, बजट की बात हो जाए, ध्यान वहां डाइवर्ट होगा, तब तक उपचुनाव की तारीखें आ जाएंगी और उसके बाद ही करेंगे जो करेंगे, तब तक खींच लीजिए जिस तरह से खींचना है। देखिए, मैं इन सब बातों में हिस्सेदार नहीं हूं और इस कारण से मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जब मेरे सामने कोई चर्चाएं इस प्रकार की होती नहीं है, किसी वार्तालाप में शामिल नहीं रहता हूं, तो फिर गोपाल जी ऐसा क्यों होने लगा है कि आपके सामने अब इस तरह की चर्चा नहीं होती? बड़े बड़े नेता सब बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, आप हमारे साथ इस वक्त यहां बैठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पहले इसके बाद में वक्त है कुछ मिलने का कि प्रदेश अध्यक्ष आपसे मिले, मुख्यमंत्री मिले, कुछ ऐसा है क्या शेड्यूल आज का? नहीं, जिनसे मिलना होता है, कभी आवश्यक होता है तो मिल भी लेते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा दिल्ली और भोपाल और दिल्ली में इसमें विश्वास में मैं जनता की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति हूँ और पार्टी के अनुशासन के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये नहीं मानता कि किसी ऐसी बात को जिसको आपको बताया जाना उचित नहीं हो या आवश्यक नहीं हो, उस बात में मैं अनावश्यक इंटरेस्ट लूं और मैं उसमें पढ़ूं। आपसे जुड़ा सीधा सवाल पूछ लेता हूं मैं गोपाल जी, एक छोटा सा। आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक राकेश जी जैसे आपके शुभचिंतक एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त विधायक दल के नेता थे, अचानक से फिर विधायक दल के नेता बदले जाते हैं और शिवराज हो जाते हैं मुख्यमंत्री। आप सर सीनियर विधायक ही रह जाएंगे, मंत्री भी बनेंगे? ये तो अब आपसे जुड़ा मसला है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, समय काल पर राजनीति जो है निश्चितता का खेल है। अब हमारे राकेश जी हैं, काफी अनुभव है, हमारे छोटे भाई समान हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, विधानसभा में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। आप उन्हीं से पूछिए कि उनके साथ में क्या बर्ताव हुआ, उनकी पार्टी में क्या बर्ताव हुआ, फिर अलग अलग क्या बर्ताव हुआ। तो इस कारण से जो राकेश जी की स्थिति है नहीं बता पा रहे, कई बात है मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ इस कारण से, बस इतना ही अंदर है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों में अगर कुछ बदलाव दिखा है तो बदलाव ये दिखा है कि आजकल गोपाल जी दफ्तर कम जाते हैं,
दफ्तर के लोग और बड़े बड़े पदाधिकारी गोपाल जी के दर पर जरूर आते हैं। ये कुछ दिनों में हमने तस्वीर जरूर देखी है। अब यहां से आप बदले बदले तेवर, बदला बदला अंदाज देख सकते हैं। खैर, शुभकामनाएं आपको गोपाल जी, एक बार फिर हम आपको सक्रिय भूमिका में देखना चाहते हैं। राकेश जी, आपको भी शुभकामनाएं, उपचुनाव सामने खड़े। हरीश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चा दिलचस्प रही है, बहुत कुछ निकालने की कोशिश की हमने, जितना कुछ निकाल सकते थे। इशारों में सियासत बहुत कुछ कहती है, हमारा काम है उन इशारों को पढ़ना, समझना और समझाना।